नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम की डेट भी लगभग फिक्स हो गई है, इसीलिए इसकी गणित की तैयारी भी रेगुलर आपको मिलनी चाहिए। इसीलिए हम एक सीरीज़ चला रहे हैं। यहाँ पर 10 प्रश्न और 18 प्रश्नों के मॉडल पेपर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो मैथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आपको बस इतना करना है कि प्रत्येक प्रश्न को दिमाग खोलकर, कान खोलकर सुनिए, देखिए, समझिए कि किस प्रश्न का सलूशन किस तरह किया जा रहा है, उसमें कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है। इसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो ये मान के चलिए कि आपके 20+ नंबर आएंगे गणित में। बैक की तो भूल जाओ, बैक तो आनी ही नहीं, 20+ नंबर आएंगे अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया। शुरू के क्वेश्चन थोड़े आसान हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। जैसे जैसे मॉडल पेपर हम आपको उपलब्ध कराते जाएंगे, आपको इसकी कठिनाई का स्तर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3। जब तक आपका पेपर नहीं होता आपको लगभग हर दिन एक पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप उनको भी जाके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम और फेसबुक दोनों फ्री हैं, कोई कॉस्ट तो लगती नहीं। आप जाके आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ पर जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है ये आप देख सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पर बताया जा रहा है 1890 संख्या दे रखी है। अब ये बताओ कि इसमें कितना गुणा कर दें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो, जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग हमें पता करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं और फिर उसमें जो मल्टीप्लाई करने पे आते हैं जोड़े बनाते हैं। उनके अगर पूरे पूरे जोड़े बन गए तब तो वो पूर्ण वर्ग है, अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिनके जोड़े नहीं होते उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं संख्या को, तो पूर्ण वर्ग बन जाता है। देखो, समझ में नहीं आया होगा। यहाँ देखो, मान लो संख्या है 1890। अब हमें ये पता करना है कि इसमें कितना गुणा कर दिया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले इसके हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लें। देखो, 1890 का जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 और 45 दूना 90, ये हो गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखो। 3 से काटने का क्या नियम है कि सभी संख्याओं को जोड़ दो। 9 4 13 5 18, 18 तो 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से पूरा काट दो। ये हो जाएगा 3 3 3 9 और 15 3 45। ये फिर से 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 1 4 5 9, 9 भी 3 से कट जाता, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा आपका 105। अब 105 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 5 और 1 6, 6 3 से कटता है तो ये भी कट जाएगा। ये आपका आ जाएगा 35। अब 35 तो 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से काट लो। 5 7 35, 7। देखो, अब 1890 पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर देखो, जिस नंबर का जोड़ा बन जाएगा उसे तो हम छोड़ देंगे। देखो, 3 और 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बना, इस 3 का जोड़ा नहीं बना, और इस 5 का और इस 7 का। ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनका जोड़ा नहीं बना। यानी अगर इन चारों का जोड़ा बन जाता तो ये 1890 भी पूर्ण वर्ग हो जाता। यही तो मतलब है इसका। तो यहाँ पर हम इसका जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 से जोड़ा बनेगा। 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 7 का जोड़ा बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इन सभी को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 6, 6 5 30, 30 7 210। यानी अगर 1890 का हम 210 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अगर 1890 में 210 से मल्टीप्लाई कर दें यानी गुणा कर दें तो प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। यही आपका 210 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है
0.00008 इसका घनमूल बताना है। घनमूल देखो, जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं, जब घनमूल निकालते हैं तो 3-3 के जोड़े बनाते हैं। मान चलो ये संख्या कुछ इस तरह लिखी है और ये हमने इसका निकाल दिया घनमूल। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो इसका 3 जोड़ा बना लिया, इसका 3 का जोड़ा बना लिया, ठीक, और ये दशमलव एज इट इज़ रख लो, ये उतार लिया। अब 3 जोड़े में से एक उतार लो, 0, और ये है 008, इसका मतलब होता है 8। अब 8 किसका घन है, आपको मालूम होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 का घन होता है 8। तो इस जोड़े में क्या करो, एक जोड़ा, एक संख्या ले लो, ये हो गई 0.02, इसका घनमूल निकल के आ जाएगा। यानी 0.000008 का जो घनमूल निकल के आया 0.02, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है उसको देख लो। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करो। प्रश्न संख्या 3 है। यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर दिया हुआ है जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है तो हम यहाँ पर चौड़ाई को क्या मान लें, चौड़ाई को मान लें x, ठीक। और जो लंबाई हो जाएगी इसकी वो क्या है, वो चौड़ाई से 5 अधिक है, तो 5 अधिक कर दो x + 5। ये चीज़ तो समझ में आ गई। चौड़ाई से 5 अधिक है, जो आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से 5 अधिक है। अगर हम चौड़ाई को x मान रहे हैं तो लंबाई 5 अधिक हो जाएगी, यानी x + 5। अब बोल रहे हैं जो आयत का परिमाप है, आप लोग पूरा लिखिएगा, आयत का परिमाप, हमने यहाँ पर केवल परिमाप लिख दिया। परिमाप जो होता है आयत का, उसका फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। ये होता है आयत का फार्मूला, जो आयत का परिमाप का फार्मूला, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप दे रखा है 40, परिमाप के नीचे परिमाप लिख दिया, 2, लंबाई कितनी है x + 5, चौड़ाई कितनी है x, इसको सॉल्व कर लो। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 40/2, ये हो जाएगा डिवाइड में, x और x हो जाएंगे 2x और ये प्लस का 5, ठीक। अब 40/2 करोगे आ जाएगा 20, और ये प्लस का 5 है, बराबर के उस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक। और ये 2x ऐसे ही उतार दो। अब 20 - 5 करो, हो जाएगा 15। ये 2x मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, तो 15/2 बराबर x, और 15/2 हो जाएगा आपका 7.5, ठीक, 7.5 सेंटीमीटर। अब ये जो x है, आपने ध्यान से देखा होगा, जो चौड़ाई थी वो x थी, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो आपकी चौड़ाई है वो 7.5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब यहाँ पर हमें चौड़ाई और लंबाई दोनों चाहिए, तो हम यहाँ पर लंबाई भी निकाल लें। लंबाई कितनी है, लंबाई दे रखी है x + 5, यानी x की वैल्यू है 7.5 और 5, 7.5 और 5 को जोड़ दीजिए, 7.5 और 5 को जब जोड़ दिया तो ये आ गया 12.5, ठीक, 12.5, ये आ गया इसका सही उत्तर। क्लियर हो गई बात, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल दी, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइएगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई को हमने x मान लिया, लंबाई हो जाएगी x + 5। परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो हमने परिमाप का फार्मूला लगा दिया, परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो परिमाप का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, छोटी छोटी जो बातें हैं यहाँ पर वो चीज़ें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए, वरना ये क्वेश्चन है आप कर ही नहीं सकते। परिमाप, ठीक है, और क्षेत्रफल, ये सब आप याद कर लो। परिमाप, आयत का परिमाप कितना होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब फार्मूले के अंदर वैल्यू रख दो, परिमाप 40 दे रखा है, लंबाई आपने मानी x + 5,
चौड़ाई आपने x मानी, ये x रख दिया। अब सब सॉल्व कर लो। सॉल्व करना आसान होता है लेकिन उसको फार्मूले में फिट करना थोड़ा हार्ड होता है, तो आपको फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 3। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है तो दोनों कोण ज्ञात करो। दोनों कोण ज्ञात करना है। मान लो, माना कोण x मान लेते हैं। ठीक, अब इनका अनुपात है 5:4, तो पहला कोण कितना हो जाएगा? पहला कोण हो गया आपका 5x। दूसरा कोण कितना हो जाएगा? दूसरा कोण हो जाएगा 4x। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि पहला कोण जो है वो दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है, यानी जो पहला कोण है 5x माइनस 4x बराबर 10। ठीक है, अगर पहले और दूसरे को घटाएंगे तो हमें 10 मिलेगा, क्योंकि जो पहला कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5x माइनस 4x बराबर x बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल के आ गई 10 निकल। तो अब पहला कोण कितना था? पहला कोण था 5x, यानी 5 गुणे 10 बराबर 50 डिग्री। ठीक, इसी तरह दूसरा जो कोण था वो था 4x, तो 4 इंटू 10। अब 10 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि x की जो वैल्यू है 10 है, ये 4x है, 4 इंटू 10 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री। कितना आसान है। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये सरल सरल क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने दे रखी है, 0.04x² माइनस 0.25 बराबर 0। इसको बोल रहे हैं सरल करो। क्या करो? इसको सरल करो। तो ये माइनस में है, बराबर के उस तरफ इसको ले जाओ, ये बराबर के उस तरफ हो गया, तो 0.25 प्लस का हो गया। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 0.25 बटे 0.04। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो कि ये लिखा है 25 और ये लिखा है 4, यानी 1 और 2। यहाँ पर 1 और 2, 2 अंकों के बाद दोनों में दशमलव लगा है, तो हम ये दशमलव उड़ा देते हैं, ये दशमलव उड़ा देते हैं। ऊपर बचेगा 25, नीचे बचेगा 4। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर x² बराबर 25/4। अब हमें यहाँ से स्क्वायर को हटाना है, तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा 25/4। अब रूट लग गया तो 25 और 4 को बाहर निकालना है, तो ये 25 किसका वर्ग होता है? 25 होता है 5 का वर्ग। 4 किसका वर्ग होता है? ये 2 का वर्ग होता है। तो x की जो वैल्यू आ गई 5/2। अगर कभी ऑप्शन में ये क्वेश्चन आ जाए और 5/2 ऑप्शन में ना मिले, तो 5 को डिवाइड कर देना 2 से, ये इसका उत्तर आ जाएगा 2.5। ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है। अगर केवल इसी तरह पूछ दे जैसे इसमें पूछा गया है, ठीक है, तो आप चाहे 5/2 उत्तर निकाल दो, चाहे 2.5 उत्तर निकाल दो, एक ही बात है, दोनों पे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे देखो प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा जा रहा है? 8 छात्राओं की ऊंचाई 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 और 138 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिखा है कि आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करो। देखो, मध्यिका जो होती है वो 2 तरीके से निकाली जाती है। एक तरीका होता है जब आंकड़े सम संख्या में दिए हों, या फिर जब आंकड़े विषम संख्या में दिए हों। तो ऐसी कंडीशन में, इस प्रश्न की कंडीशन में ये दिया है 8 छात्राओं की, यानी 8 आंकड़े दे रखे हैं, यानी सम वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। विषम वाला फार्मूला थोड़ा आसान होता है, सम वाला थोड़ा सा उससे हार्ड होता है, लेकिन वो भी बहुत आसान होता है। तो 8 छात्राओं की ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इन सारे आंकड़ों को हमें क्या करना होगा? एक अरेंज ऑर्डर में लगाना होगा, या हम कह सकते हैं आरोही क्रम में लगाना होगा। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा है वो है 133, उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा है 135, उससे बड़ा है आपके सामने 137, फिर है 138, और फिर है 140, फिर है 142,
और उससे बड़ा 148 और लास्ट में 150 सबसे बड़ा। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आंकड़े हो गए और यहाँ पर भी 8 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 8 आंकड़े हो गए। हमने इनको किस में लिख दिया? आरोही क्रम में लिख दिया। जितने आंकड़े आपको दिए हों इनको आप आरोही क्रम में लिख लो, आरोही क्रम में लिख दिया। और यहाँ पर मध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वो सम वाला फॉर्मूला लगेगा। मध्यिका हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं सम। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी समझना ज़रूरी है। देखो n बटे दोवें पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1 वें पद का मान। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ के बटे 2 करना होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। n बटे 2वें पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1वें पद का मान। अब ये जो n है ये होता क्या है आखिर? n होता है आंकड़ों की संख्या। क्या होता है? आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़े हैं कितने? आंकड़े हैं 8, जैसा कि प्रश्न में ही बताया गया है 8 हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये n यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर n की जगह 8 रखो, यहाँ पर n की जगह 8 रखो और इसको सॉल्व करो। देखो n बटे 2वें पद का मान है, तो अगर हम n बटे 2वें पद का मान अगर ले लें, मान चलो यहाँ पर करके दिखाते हैं, n बटे 2वें पद यानी 8 बटे 2वें पद का मान। ठीक, प्लस 8 बटे 2 प्लस 1, 8 बटे 2 प्लस 1 वें पद का मान। ठीक है, तो ये 8 बटे 2 हो जाएगा चौथे पद का मान, प्लस ये 8 बटे 2 4 प्लस 1 5 यानी 5वें पद का मान। ध्यान से देखिएगा, ये चौथे पद का मान और ये 5वें पद का मान और बटे 2। अब चौथे पद का मान हम लाएं कहाँ से? चौथे पद का मान यहाँ से आएगा, 1 2 3 4, ये आपका जो है वो चौथे पद का मान है। 5वें पद का मान पूछ रहा है तो 5वें पद का मान हो जाएगा 140। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। जो चौथा पद है वो है 138, 5वां पद जो है वो है 140। तो आप इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। 138 प्लस 140 बटे 2। जब 138 और 140 को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 278। 278 बटे 2 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 139। ठीक है, देखिए सोल्यूशन इधर उधर हो गया है लेकिन मैं सीरियल वाइज बता रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर कितना आया? 139 और यहाँ पर ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो 139 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह आसानी से मध्यिका निकाला जाता है। क्लियर हो गई बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर सबसे ऊपर दे रखा है, 2 सिक्के एक साथ उछालने पर कितने संभव परिणाम प्राप्त होंगे? कोई सिक्के हैं, 2 तरह के सिक्के हैं। देखो सिक्के पर क्या होता है, एक सिक्के पर एक साइड एच आएगा यानी हेड, ठीक, और दूसरे साइड आता है टेल। ठीक है, एक साइड एच आएगा एक साइड टेल आएगा। मान चलो हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, ठीक, जब हम एक सिक्का उछालेंगे या तो एच आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। लेकिन जब 2 सिक्के हम उछालते हैं, 2 सिक्के उछालने पर कौन कौन सी कंडीशन बनेगी? जब 2 सिक्का उछाला जाएगा तो पहली बार क्या आएगा, हो सकता है पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पर टेल आ जाए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले सिक्के पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए। और चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों पर टेल आ जाए, है ना, यही कंडीशन हो सकती है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में कुल कितने संभव परिणाम प्राप्त हो रहे हैं हमारे पास? 4। ठीक है, जब 2 सिक्का उछाला जाएगा तो 4 परिणाम प्राप्त होंगे। जब एक सिक्का उछाला जाएगा तो मात्र 2 परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोनों कंडीशन आप समझ लो। देखो प्रश्न में केवल 2 सिक्के की बात दी हुई है लेकिन हम आपको दोनों चीज़ें बता रहे हैं। अगर एक सिक्का उछाला जा रहा है तो 2 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, 2 सिक्का उछाला जाएगा तो 4 परिणाम प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 में देखिए क्या कह रहा है,
दौड़ के लिए वृत्ताकार ट्रैक ऐसा बनवाना है कि एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए। मान चलो ये आपका एक पार्क है वृत्ताकार, ठीक है। अब वृत्ताकार पार्क है, इसमें हमें क्या करना है, इसका ऐसा ट्रैक बनवाना है, यानी ये जो चारों तरफ का एरिया ऐसा बनवाना है कि एक चक्कर लगाया जाए तो 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए। वरना मतलब ये है कि इसका जो ये जो लंबाई है ये कितनी होनी चाहिए, 110 मीटर की होनी चाहिए। अब 110 इसको कहते क्या है, जो आउटर सरफेस है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिधि। यानी प्रश्न में ये बताया जा रहा है कि जो वृत्ताकार ट्रैक बनवाया जा रहा है उसकी परिधि कितनी है, 110 मीटर की है, ठीक है, 110 मीटर की परिधि है। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ट्रैक का व्यास ज्ञात कर दो, ट्रैक का व्यास ज्ञात करो। तो व्यास कैसे ज्ञात होगा, अब परिधि का फॉर्मूला लगा दो, व्यास भी मिल जाएगा। देखो परिधि का क्या फार्मूला होता है, परिधि बराबर 2πr, ठीक। हमें चाहिए क्या, हमें व्यास चाहिए। देखो r को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, लेकिन जब इसी त्रिज्या का दोगुना कर दिया जाता है यानी 2r कर दिया जाता है तो वो बन जाता है व्यास, ठीक। त्रिज्या और व्यास में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मान चलो ये वृत्ताकार है, ये बीच में सेंटर होता है यानी वृत्त का केंद्र होता है। केंद्र से लेकर परिधि तक अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वो कहलाती है r यानी त्रिज्या। इसी जगह अगर ये जो रेखा है एक तरफ परिधि से होते हुए दूसरी तरफ परिधि, यानी एक ये r एक ये r, दोनों मिला के क्या बन जाती हैं, 2r, और ये 2r को हम लोग कहते हैं व्यास, ठीक। इस डायग्राम में आपको त्रिज्या दिख रही है और इस डायग्राम में आपको व्यास दिख रहा है, ठीक है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, सदैव याद रखो, ठीक है। चलो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर परिधि का जो फार्मूला होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिधि दे रखी है 110, तो परिधि का 110 रख दिया और 2r को हम लोग अलग रख देते हैं और पाई की वैल्यू आ जाती है 22/7 मालूम होनी चाहिए। अब 2r ही व्यास है, अभी मैंने आपको बताया था, तो 2r को हम अलग रखते हैं और ये 22/7 उस तरफ भेजते हैं। ये जो 22 है ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा, ये 7 देखिए डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 22 पंचे 110, 7 पंचे 35, यानी 2r की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 35 मीटर, ठीक है। 2r जो है हमारा वह व्यास होता है, व्यास आ गया आपका 35 मीटर। देखो दोनों चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पहले r निकाल लो, r निकल आता वो आता 17.5 मीटर, फिर उसके बाद आप व्यास निकालते तो वो थोड़ा लंबा मैटर हो जाता। यहाँ पर हमने सीधा इसको पहले आपको समझा दिया कि यहाँ पर देखिए 2r यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। परिधि का जो फार्मूला होता है उसमें व्यास होता है 2πr होता है, पाई को अलग कर दिया, साइड में कर दिया, 2r यहाँ पर आपके सामने व्यास आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 2r की निकाल लो। इस 2 को मत सॉल्व करो, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, 2 को मत सॉल्व करो, सीधा 2r की वैल्यू निकाल दो, व्यास निकल आया 35 मीटर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। एक बेलन, कोई बेलन है, उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकालो। आयतन का फार्मूला चाहे रट्टा मार लो चाहे कुछ कर लो, प्रश्न में आएगा जरूर ये क्वेश्चन। बेलन का जो आयतन होता है πr²h, ठीक है। बेलन का आयतन निकालना है, इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, r यहाँ पर दे रखा है 10.5, 10.5 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और h दे रखा है आपका 18, तो ये 18 हो गया। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करने का काम आपका है। हम सीधा यहाँ पर उत्तर लिख रहे हैं 6237 इसका उत्तर आ जाएगा। और जब लास्ट में लिखेंगे चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो कुछ भी हो, वहाँ पर आपको क्यूब ज़रूर लगाना है ऊपर, 3 सेमी क्यूब, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं घन सेनी,
घन सेमी, ठीक, 6237 घन सेमी, ठीक है। अब इसी में ये भी पूछा जा रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दो, वो भी हमें आसानी से मिल जाएगा। देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्या फार्मूला होता है, ये केवल बेलन की बात हो रही है, ठीक है, हर चीज़ का फार्मूला अलग है। संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है 2πr, ब्रैकेट के अंदर h + r। क्लियर हो गई बात। चलो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r यहाँ पर दे रखा है 10.5, h आपकी दे रखी है यानी ऊंचाई दे रखी है 18 + r है 10.5। अब इसको सॉल्व कर लो, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। 2 22/7 गुणे 10.5 गुणे 18 और 10.5 को जोड़ दो तो ये 28.5 आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो आसानी से, इसका उत्तर आ जाएगा 1881। अब जब संपूर्ण पृष्ठ होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जब आयतन होता है वहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लगता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ये हो गया बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। देखो जो जो समझ में कुछ कम आए या कुछ डाउट हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दे रखी है, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है शंकु के आधे। देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर दो ऊंचाई दे रखी। देखो सबसे पहले इसका हम डायग्राम आपको बना के दिखा देते हैं, तो आपको तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। देखो ये आधार का मान चलो सेंटर है, तो यहाँ से जो सीधी आती है, ये जो आपकी है, ये जो डॉटेड है, इसको हम लोग कहते हैं h यानी ऊंचाई। और ये वाली जो है, ये लाइन जो है, ये ऊंचाई कहलाती है तिरछी ऊंचाई, ठीक है। इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, L से ज़्यादातर, ठीक है, किसी से भी डिनोट कर लीजिए, L से हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो ये ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दोनों में डिफरेंस आपको पता हो। ये शंकु का डायग्राम है और ये जो डॉटेड है ये ऊंचाई है यानी h, और ये लाइन है तिरछी लाइन है, एक ये लाइन एक ये लाइन, ये दोनों बराबर होती हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं L, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 10 ये कह रहा है, शंकु की तिरछी जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई का फार्मूला लगा दो। शंकु की तिरछी ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, √h² + r², ठीक। ये h जो है ऊंचाई, r जो है आपकी त्रिज्या, r मतलब रेडियस अंग्रेजी में होता है और इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। अब शंकु की तिरछी ऊंचाई तो दे रखी है, रख दो 5 ब्रैकेट के अंदर, h यानी ऊंचाई इसकी दे रखी है 3, और 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि h² है। r हमें निकालना है, r का स्क्वायर कर दो। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब लग रहा होगा कि थोड़ा ये तो हार्ड हो गया, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ। क्या कर दूं, यहाँ पर एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, बस एक इतनी सी लाइन लिख दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगले स्टेप में आ जाओ, 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग करोगे 25 आ जाएगा। और जब इसका वर्ग करने बैठोगे तो ये जो अंडर रूट लगा हुआ है ये गायब हो जाएगा, 3² + r²। क्लियर हो गई बात। अब सॉल्व कर लो, r², 3 स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 25 - 9 मतलब 16, r² = 16। अब जब r की वैल्यू निकालोगे तो √16 हो जाएगा और ये r की वैल्यू आ गई 4। और यहाँ पर जो इसकी इकाई है वो है सेंटीमीटर, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। जो इसकी त्रिज्या निकल के आ गई, शंकु के आधार की त्रिज्या निकल के आई, वो आई 4 सेंटीमीटर। अगर किसी को कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न में, नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चन को हमने इतनी आसान तरीके से समझाया है कि कोई भी समझ जाए। चलो उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अब आपके लिए जो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है वो देख लीजिए। ये आपके लिए प्रश्न है, क्यूब रूट है 125 गुणे 343 का, इसका मान आपको बताना है। इसका मान आप बता दीजिए नीचे कमेंट में, तो हमें लगेगा कि हाँ आप भी पढ़ाई कर रहे हैं कुछ ना कुछ। इसका उत्तर नीचे कमेंट में बताइए, साथ ही साथ अपना नाम भी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।